नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर से। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। सोमवार को उनके स्वास्थ्य में हल्का सुधार हुआ था, लेकिन मंगलवार को स्थिति बिगड़ने के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के सीएम रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे और विलक्षण राजनेता थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की उन्नति के लिए काफी परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को संभाला। श्री प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने उनके साथ कई दशकों तक काम किया और उनसे काफी कुछ सीखा है। हमारी कई बातचीत याद आ रही है, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उनके परिवार और उन्हें चाहने वाले अनगिनत लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लिखा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा वरिष्ठ राजनेता प्रकाश सिंह बादल जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आमजन और किसानों के हित में आजीवन संघर्ष करते हुए उन्होंने समाज, प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। पंजाब ने एक महान दूरदर्शी नेता खो दिया है, जिन्होंने पंजाब के विकास में अहम योगदान दिया। उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन का दुखद समाचार मिला। वाहेगुरु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने किस तरह से प्रकाश सिंह बादल को याद किया, आपको सुनाते हैं। मुझे ये याद है, जब मैं पहली दफा मिला था तो वो इंदिरा गांधी से मिलने आए थे कि पहली दफा बने थे वो चीफ मिनिस्टर, मेरे ख्याल में 1966 के अंदर। तो वो इंदिरा गांधी से मिलने के लिए आए थे। शर्ट पहनी थी और सफेद पतलून पहनी थी उन्होंने। तो मुझे ये डिस्टिंक्टली याद है। तो आज से हो गए कम से कम 60 बरस। और देखिए, उन्होंने जो पंजाब के लिए किया है इन 50 सालों के अंदर, वो काबिल तारीफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी उनकी बहुत ज्यादा देश के अंदर इज्जत है। तो उनका जाना एक कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी बात है कि जिसको लोग भूलेंगे नहीं, और ना उनके जीवन को भूलेंगे, ना जो उन्होंने काम किए देश के लिए और पंजाब के लिए, ना उसको भूलेंगे। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भी प्रकाश सिंह बादल को याद किया। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं यही कहूंगा कि बहुत ही दुखद समाचार है। मैं इस वक्त गुरदासपुर में हूं और अभी अभी मुझे जब खबर मिली तो मेरे मन में पहली भावना ये आई कि पिछले जमाने के जो बहुत ही मर्यादा प्रस्त और बहुत सम्मानीय नेता थे, आज उनमें से एक और हमसे बिछड़ गए। मैं मानता हूं कि पंजाब की राजनीति उनके निधन से गरीब हुई है, और देश में जो लोग भी उनके संपर्क में आए, उनका जो सरल स्वभाव था, लोगों से जिस तरह वो जुड़े रहे, चाहे उनकी सियासत में आइडियोलॉजिकली हमारी लड़ाई रही हो, मगर सभी नेता पर्सनली उनका बहुत सम्मान और आदर करते थे। आज पंजाब को ही नहीं, देश की राजनीति उनके निधन से गरीब हुई है, ये मेरा मानना है। मुझे बहुत से पल उनके बारे में याद हैं, और जब भी मैं उनको मिलता था, क्योंकि वो मेरे स्वर्गवासी पिता के बहुत अजीज दोस्त थे, मुझे बेटे की तरह ही प्यार करते थे और मानते थे, और हमेशा काका जी कह के ही मुझे बुलाते थे। मुझे आज भी स्मरण है कि मेरे पिताजी की बरसी हम मनाते हैं हर साल गुरदासपुर में। तो एक बरस बना रहे थे, उनको पता लगा, वो गुरदासपुर के दौरे पर थे, बहुत सर्दी थी, बहुत बारिश थी, दिन में वो नहीं आ सके किसी वजह से, पर उनको पता लगा कि इस तरह हमारे यहाँ फंक्शन है। रात को 9:30-10 बजे, जब कोई भी बाशिंदा सड़क पर नहीं था, अपने साथियों के साथ सिर्फ मेरे साथ सहानुभूति प्रकट करने आए। और पिछले दिनों, कुछ साल पहले, जब मेरी धर्मपत्नी का निधन हुआ तो मैं दिल्ली में था, तो ये बादल साहब हरियाणा में थे। मुझे फोन आया, तब वो मुख्यमंत्री थे, कि मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, आप मेरा इंतजार करिएगा। सबसे पहले
वो मेरे घर पहुंचे। इस तरह के जो पुराने वक्त के जो लोग थे वो रिश्ते इस तरह के वक्त पर बहुत निभाते थे और सियासत से ऊपर उठकर सामाजिक रिश्ते होते थे। इस खूबी के लिए सारे लोग, खासतौर पे मैं बादल साहब को बहुत याद करते हैं और उनको शत नमन करते हैं। वो एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की, गरीब के लिए, किसान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे और लगातार 10 बार उन्होंने अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 20 साल तक वो पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक उन्होंने जनता की सेवा की है, जनता उनकी मुरीद रही है। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके लिए एक और काफी है। वो 100 बरस पूरे करने से बस 4 कदम दूर रह गए। उन्होंने एक मुल्क का बनना और बंटना देखा था। बंटवारे से झुलसे हुए पंजाब में लोगों के बीच काम किया था। जिस साल देश आजाद हुआ उस साल वो अपने गांव बादल के सरपंच थे। उजड़े लोगों, घरों और परिवारों को बसाने में लगे थे। आने वाले बरसों में वो पंजाब के कद्दावर नेता के तौर पर उभरे। 4 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1971 में जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन हिंदी के सवाल पर जनसंघ साल भर में अलग हो गया और सरकार चली गई। उसके बाद उन्होंने 1977 में जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर 1997 से 2002 के बीच वो मुख्यमंत्री रहे और 2009 से 2017 के बीच भी सरकार बनाई और चलाई। शिरोमणि अकाली दल और प्रकाश सिंह बादल अरसे तक एक दूसरे की पहचान बने रहे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी उनकी पकड़ रही। 1-2 अपवादों को छोड़कर कमेटी का अध्यक्ष जो भी हो वो बादल के करीब रहा। इसके अलावा 80 के दशक के पंजाब में जब हर किसी पर अतिवादी रुख अपनाने का दबाव था तब भी वो उदार बने रहे। 84 की हिंसा पर उनके रुख को लेकर बरसों बाद उनको कौम का गद्दार घोषित करने की कोशिश की गई, लेकिन कौम का भरोसा उन पर बना रहा। उन्होंने पंजाब की हरित क्रांति देखी, पंजाब का आंदोलन देखा, ड्रग्स में डूबती उसकी हताशा देखी, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक तौर तरीकों में अपना यकीन बनाए रखा। उन्होंने 10 बार विधानसभा चुनाव जीता। मोर्चा राजनीति के दौर में बीजेपी के साथ अकालियों का जो रिश्ता काफी लंबे समय तक चला, उसमें भी प्रकाश सिंह बादल की भूमिका रही। बेशक उन पर परिवार को बढ़ावा देने के आरोप लगे। अपने मुख्यमंत्री रहते उन्होंने बेटे सुखबीर सिंह बादल को उप मुख्यमंत्री बनाया। सुखबीर सिंह बादल को अकाली दल का अध्यक्ष भी बनाया। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी देश की विदेश राज्य मंत्री रहीं। उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल पंजाब के वित्त मंत्री रहे।
हालांकि बादल ऐसे समय पर गए जब उनका बनाया गठजोड़ टूटा। किसान आंदोलन पर अकाली दल बीजेपी से अलग हुआ। मनप्रीत बादल भी बादल परिवार की राजनीति से अलग हुए। अकाली राजनीति पंजाब में पिछड़ गई और अब वहां एक नया राजनीतिक दल सरकार चला रहा है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस विशाल वट वृक्ष के साये में पंजाब की लोकतांत्रिक चेतना अक्षुण्ण बनी रही। बादल के न रहने से एक पूरा युग खत्म हो गया। जब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। उधर जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि जो इस मामले में पीड़ित हैं उन पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। महिला पहलवानों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, इसलिए मामला गंभीर है, इस पर विचार की जरूरत है और पीड़ितों की पहचान गुप्त रखनी होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा। महिला पहलवानों की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फौरन केस दर्ज करने और एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों से निचली अदालत जाने के लिए कहा, लेकिन फिर मामले को गंभीर बताते हुए सुनवाई को तैयार हो गया। अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो लोग गए हैं घर पे, उनके पैसे लेके गए हैं, दबाव बनाने के लिए गए हैं, अगर जरूरत पड़ी, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम उनके नाम मीडिया के आगे भी लेंगे। जो कमेटी गठित करी है वो जो फैसला लेगी हम उसी पे चलेंगे। वो हमारा फैसला नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बार अपना फैसला लेके देख लिया है। हमारे साथ जो राजनीति हुई है वो हम दोबारा नहीं चाहते। हमारी जो उसकी सजा, जो उस क्राइम, जो उन्होंने क्राइम किया उसकी सजा जो है वो उसको मिले, उसके बाद हम जाएंगे। एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी। मंगलवार को पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ितों के घर कुश्ती फेडरेशन के लोग पैसे लेकर पहुंच रहे हैं और उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन कर लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। कि आपके परिवार के लोग हैं, कि आपके परिवार के लोग हैं। हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं, आपको क्यों पढ़ाए हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि आपके गुनाह छूट जाएंगे। किस किस को तोड़ोगे आप एक को तोड़ोगे तो 10 लड़कियां सामने आएंगी। इस बीच मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच चल रही है और कार्रवाई होगी। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना लगातार जारी है। उनके समर्थन में अलग अलग दलों के नेता और खाप पंचायतों से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर से शुरू हुई लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है और ना ही दिल्ली पुलिस और खेल मंत्रालय ने अब तक आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान दिया है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इधर प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में रोड शो किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने अब तक कुछ नहीं किया, कांग्रेस की वापसी होगी।
देखिए जनता सबसे ज्यादा अनुभवी होती है, जनता सब समझती है, उसमें विवेक भी है, समझेगी, देखेगी कि अपने लिए किसने काम किया है, और वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उम्मीद है कांग्रेस की वापसी? पूरी तरह से उम्मीद है, क्यों नहीं? Ma'am, do you think the BJP is sidelining Lingayat leaders in this election season, ma'am? See, from what we can see, it's virtually like an insult. What they are doing, and the thing is that they have not done any constructive work for Karnataka. In the last 3 years, if you look at any area, it's just gone down. Whether it's facilities, infrastructure, whatever it is, you all know how much loot has taken place. So it's time for a change. इंटरमीडिएट के यूपी टॉपर शुभ छापरा के घर जश्न का माहौल है। 97.8% पाकर प्रदेश में शुभ ने टॉप किया है। एमएलसी जितेंद्र सेंगर, एसडीएम श्वेता पांडे ने मिठाई खिलाकर शुभ को बधाई दी। शुभ छापरा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वो चरखारी के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र हैं। बदला लेने के लिए लोगों को विदेश भेजकर ड्रग्स के साथ पकड़वाने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को, एक बेकरी मालिक और एक बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर को गिरफ्तार किया है। 5 लोग इनका शिकार हुए हैं, जिनमें एक बॉलीवुड अभिनेत्री भी शामिल है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री क्रिसन परेरा शारजाह गई थी एक वेब सीरीज में ऑडिशन देने। भेजने वाले ने साथ में ये ट्रॉफी ले जाने के लिए दी थी, लेकिन अब यही ट्रॉफी इनके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि इसके अंदर गांजा छुपा कर रखा गया था। क्रिसन अब शारजाह की जेल में है। इस बीच अभिनेत्री के घर वालों की शिकायत पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच की तो पता चला कि अभिनेत्री को एक साजिश के तहत शारजाह भेजकर फंसाया गया। फंसाने वाला एक बेकरी मालिक एंथोनी पॉल है, जिसका कभी कुत्ते को लेकर अभिनेत्री की मां से झगड़ा हुआ था। शारजाह में भेजने के लिए उसने खुद टिकट निकाल के दी वहाँ, और रिटर्न की टिकट थी वो जो बना हुआ डुप्लीकेट बना के दी। और उसके बाद उसने जाने के पहले उसका जो दूसरा साथीदार है रवि, उसके हाथों से उसको ट्रॉफी दी। उस ट्रॉफी के अंदर उसने गांजा और खसखस ऐसे रख दिया छुपा के, ताकि वो वहाँ पकड़ी जाए। और वो वहाँ पर जाने के बाद वो यहाँ से उसने शारजाह एयरपोर्ट पे कॉल कर दिया और वो वहाँ पर पकड़ी गई। पॉल ने इसके लिए बैंक में असिस्टेंट मैनेजर राजेश बोभाटे उर्फ रवि को साथ लिया। उसने रवि को सिम कार्ड देकर अभिनेत्री को शारजाह में वेब सीरीज में काम देने का लालच दिलाया। रवि ने मुंबई के हयात होटल में अभिनेत्री के साथ मीटिंग कर उसे ट्रॉफी के साथ शारजाह जाने के लिए मनाया। पुलिस ने एंथोनी के साथ रवि को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एंथोनी के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल ने अभिनेत्री की मदद की, लेकिन अब उसे ही फंसाया जा रहा है। मैंने मदद किया, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कि उसके अंदर कुछ कॉन्ट्राबैंड था, किसने किया, क्या किया, किसका रोल था। क्योंकि अगर यहाँ से जाने के बाद भी अगर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर कोई इंटरनेशनल अगर ट्रैवल भी कर रहा है तो पर्टिकुलर स्कैन होता है, सारी चीज़ें आप जाते हो। वहाँ जाने के बाद हुआ है तो यहाँ कस्टम वाले हैं, सारी चीज़ लोग हैं, सबको डिटेन होना चाहिए था। जो भी होता वो यहाँ ही हो जाता था। पुलिस के मुताबिक एंथोनी और रवि ने मिलकर अब तक ऐसे ही 5 लोगों को फंसाने की साजिश रच चुके हैं। अभिनेत्री की तरह ही उन्होंने एक डीजे को भी इसी तरह शारजाह भेजकर फंसाया, जो अब जेल में है। 3 और लोगों को भी उन्होंने शारजाह भेजा था, लेकिन वो बच गए क्योंकि वो अपने साथ दिया हुआ केक और ट्रॉफी ले जाना भूल गए थे। पुलिस का कहना है कि सभी पीड़ित एंथोनी के पहचान वाले हैं और कभी न कभी उनका या उनके परिवार का एंथोनी के साथ झगड़ा हुआ था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने ये साजिश इस तरह की रची। लेकिन बदले की आग में अब वो खुद ही जेल में पहुंच चुका है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।